अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ एक्सप्रेसो। मैं हूं आपका होस्ट अली अनीक सैयद और मैं हूं हिना आदिल। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आपको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। आपने जुम्मे की नमाज की तैयारी आज ज़रूर करनी है। दरूद इब्राहिमी जो है उसे कसरत से ज़रूर पढ़िएगा। जनाब हालात तो वही हैं कि दुआएं बहुत सारी मांगी जाएँ, तो अपने जुम्मे की नमाज़ों में भी ज़रा ये स्मॉग से छुटकारे की खास दुआ करें, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने भी अब कह दिया है कि नमाज इस्तिस्का जो है वो मुल्क भर में अदा की जाए, ताकि ये स्मॉग जो है, जानलेवा स्मॉग जो है, इससे हमारी जान छूटे। क्योंकि हमें कल हमारी बात हुई थी DGPDM में पंजाब से, कुछ ना कुछ बताया था उन्होंने कि हल्की बारिश का इम्कान है, जिसके बाद हमें शायद उम्मीद थी कि स्मॉग से निजात मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और हल्की हल्की बारिश भी कहीं नहीं हुई जो प्रेडिक्शन की गई थी। देखते हैं कि आज होती है कि नहीं। ओवरऑल ये कुछ दिनों के लिए बताया गया था कि कुछ दिन में बारिश हो सकती है। तो जनाब जब तक बारिश नहीं हो रही है तब तक आप अपना ख्याल खुद से रखिए। हम डेली आते हैं, डेली आपको तलकीन करते हैं कि बेजा घरों से बाहर ना निकले, मास्क ज़रूर पहने, इसके अलावा सन ग्लासेस का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि स्मॉग आपको बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से अफेक्ट करती है। ना सिर्फ आपके लंग्स को मुतासर करती है, इसके साथ साथ जो आपकी आंखें हैं उनमें भी खांसी जो है ना, इन्फेक्शंस जो अब इसकी वजह से फैलना शुरू हो गई है। बिल्कुल। और उसके साथ साथ जो लोग आसमान पे टिकटिकी बांधे बैठे थे कि कहीं बारिश अब्रे रहमत बरस पड़े, तब वेट आपका जारी रखना चाहिए, क्योंकि कुछ अरसे तक, अभी 1-2 दिन तक इसकी पेशगोई है कि बारिश हो सकती है और उसके बाद सूरत हाल कुछ बेहतर हो सकती है। हम लाहौर में इंतजार करते रहे और बारिश कहीं और बरस गई, ऑस्ट्रेलिया में बरस गई। क्रिकेट के शायकीन ब्रिस्बेन में स्क्रीन्स देखते रहे अपने और लाइव उसको देखने के लिए भी पहुंचे, लेकिन उस बारिश से लेकिन अली कुछ अच्छा नहीं हुआ। अच्छा आप ही बताएंगे। उस बारिश से बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। जो नतीजा निकला है वो हम सबके सामने। क्रिकेट की बात करें, शाहीन जो है पहले T20 में इम्तिहान में बुरी तरह से फ्लॉप हो चुके हैं। ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को आउट क्लास कर दिया और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच ब्रिस्बेन में खेला गया। बारिश से मुतासर मैच में कैंगरूज ने ग्रीन शर्ट्स को 29 रन से शिकस्त देकर सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। जी हाँ जनाब, ये 7-7 ओवर्स का मैच हुआ बारिश के बायस, जिस तरह से अली ने बताया। तो कौमी टीम के कैप्टन मोहम्मद रिजवान ने बारिश से मुतासरा मैच में टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया, जो कि दुरुस्त साबित ना हुआ। और ऑस्ट्रेलिया ने धुआंधार बैटिंग करते हुए पाकिस्तान को जीत के लिए 94 रन का हदफ दे दिया। ग्रीन शर्ट्स के पहाड़ जैसे हदफ को देखकर तो जनाब फिर हाथ पांव ऐसे फूले कि 16 रन पर आधी टीम हमारी पवेलियन लौट गई थी और टॉप ऑर्डर में से कोई भी बल्लेबाज डबल फिगर में भी दाखिल नहीं हो सका। कैप्टन मोहम्मद रिजवान और इरफान खान को तो खाता खोलने का भी मौका नहीं मिला और दोनों 0 पर ही आउट हुए जनाब। और अगर साहिबजादा फरहान की बात करें तो 8, उस्मान खान और सलमान अली आगा, बाबर आजम 3 रन ही बना सके। 4-4 रन इन्होंने बनाए और पाकिस्तान ने मुकर्ररा 7 ओवर्स में 9 विकेटें खोकर सिर्फ 64 रन ही बनाए। और मैच के बाद गुफ्तगू करते हुए कप्तान मोहम्मद रिजवान ये कहते हैं कि मैक्सवेल की बैटिंग ने मैच में फ़र्क डाला, बॉलर्स ने पूरी जान लड़ाई। हमारी टीम में कमजोरियां हैं, जब जीतते हैं तब भी अपनी गलतियों को रिजवान की गुफ्तगू आपने सुनी और उसमें जो उनका बताना था कि हम जीतने की सूरत में भी गलतियाँ देखते हैं और हारने की सूरत में भी गलतियाँ देखते हैं। इसके साथ साथ आपको बताएं कि कौमी टीम जो है वो ब्रिस्बेन से सिडनी पहुंच चुकी है। अब उनका मैच होगा कल। 16 तारीख को दूसरा T20 मैच होना है, 18 तारीख को तीसरा मैच होना है। और इस वक्त क्रिकेट शायकीन जो पाकिस्तान में मौजूद हैं और पाकिस्तानी फैंस हैं दुनिया भर में मौजूद हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि पाकिस्तानी जो खिलाड़ी हैं फिर से फॉर्म में आए। और पहला मैच जिस तरह से उन्होंने हाथों से जाने दिया है और मैक्सवेल को खेलने दिया है, उसको उसी तरह से जकड़े जैसे पहली सीरीज में जकड़ा था। तो कोशिश तो उनकी जारी है। दूसरी जानिब बात करें चैंपियंस ट्रॉफी की, तो ट्रॉफी पर डेडलॉक बरकरार है और ICC ने ताहाल PCB के खत का जवाब भी नहीं दिया है। गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत के पाकिस्तान आने से इनकार के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को खत लिखा और खत में PCB ने ICC से मुतालबा किया था कि भारतीय बोर्ड न आने की ठोस वजूहात फराम की जाएं। ताहम ज़राए का कहना है कि ICC ने ताहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खत का जवाब नहीं दिया। उधर ये इतलात भी है कि चैंपियंस ट्रॉफी ब्रॉडकास्टर्स का भी सबर जवाब देने लगा है और ICC पाक भारत तनाव पर फौरन शेड्यूल जारी करने का मुतालबा किया जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी पर नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से भी बयान सामने आया है। वेदांत पटेल कहते हैं कि अमरीका हमेशा खेलों की सिफारतकारी को तरजीह देता है। और पाकिस्तान और भारतीय बोर्ड के दरमियान क्रिकेट तनाज़े के बीच चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की चमचमाती ट्रॉफी मेजबान मुल्क पाकिस्तान पहुंच गई है। 24 नवंबर
दिसंबर तक जारी रहने वाले ट्रॉफी का जो टूर है उसका आगाज तकद्दू से होगा। ये पहला मौका है कि चैंपियंस ट्रॉफी शेड्यूल के ऐलान के बगैर ही ट्रॉफी टूर शुरू होगा। ये जो तमाम सूरत हाल है इस पर हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं सलीम खालिक साहब और सैयद मोहम्मद अवैस, और इनसे हमने क्रिकेट एक्सपर्ट्स की जो राय है वो जाननी है। अस्सलाम वालेकुम सलीम खालिक साहब और सैयद मोहम्मद अवैस, वेलकम टू एक्सप्रेसो। सबसे पहले सलीम खालिक साहब मुझे बताएं, ये क्या हुआ? नजर लग गई हमारी टीम को या बस फिर बारिश ने छक्के छुड़ा दिए? नहीं, इसको इतना सीरियस नहीं ले आप, क्योंकि ये तो T20 मैच पूरा तो हुआ नहीं, तो 7 ओवर का मैच हुआ, 7-7 बन गया था ये। इसमें तो कोई भी जीत सकता था। इसमें तो बांग्लादेश हो सकता है वो भी ऑस्ट्रेलिया को हरा देता है। इसमें जो एक इनिंग होती है वो पूरा गेम चेंज कर देती है। जैसे मैक्सवेल खेल रहे थे और रिजवान ने भी बड़ी उनकी तारीफ की, लेकिन आपने अगर मैक्सवेल की बैटिंग देखी तो कल के कमाल का खेल रहे थे। वो पहली बॉल से उन्होंने जो रिवर्स हिटिंग शुरू की तो जो बॉलर्स के पास कोई जवाब ही नहीं था। और ऐसी क्रिकेट जब होती है, जैसे 20 ओवर में बहुत तेज क्रिकेट हो रही होती है, ये तो 7 ओवर में इतनी तेज हो गई थी कि खेला नहीं गया। पाकिस्तानी टीम को समझ नहीं पाए। एक गलती ये हुई कि इन्होंने जो टीम बनाई हुई थी, गलती हुई है क्या कहें उसको, उसमें भी थोड़ा सा इस चीज को ध्यान में नहीं रखा गया है क्या इस तरह से खेल पाएंगे, क्योंकि जो प्लेयर हमारे खेल रहे थे वो अपनी गलतियों से आउट हो रहे थे। ऐसा नहीं था क्योंकि बाउंड्री उनसे लग नहीं रही थी, वो शॉट ऊंचा खेलते और कैच होते रहते। तो बड़े बड़े प्लेयर जो हमारे हैं इसी तरह उन्होंने विकेटें गंवाई। कुछ ऐसा जहन में नहीं था कि भाई यहाँ पे गैप है, यहाँ खेले, बस आंखें बंद की, बल्ला घुमाया, आंखें खोली तो वो कैच हो चुके होते थे। चाहे वो बड़े बड़े हमारे जो भी प्लेयर है जिनके भी हम नाम ले, इस तरह से वो खेले, इस वजह से ये हुआ। लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूँ कि क्योंकि 7-7 था तो इससे पाकिस्तानी टीम को हमें जज नहीं करना चाहिए। जब पूरा मैच होगा इंशाल्लाह कल और आखिरी, तो होपफुली ये टीम तो होपफुली ये टीम हमें वही सी रूप में नजर आएगी जो हमें वनडे सीरीज में हमने देखा था। तो थोड़ा सा मार्जिन दें, थोड़ा सा मार्जिन एकदम से ना अभी। सलीम साहब, थोड़ा सा मार्जिन तो बिल्कुल मिलना चाहिए। 2 सीरीज जीत चुके हैं, अब पहला मैच हारने पर इतनी तनकीद नहीं होनी चाहिए। लेकिन अवैस, क्या आप सोचते हैं कि क्या हिकमत अमली में भी ये चीज़ अपनानी चाहिए कि वहाँ चूंकि मौसम बदलता रहता है और बारिश के इम्कान काफ़ी रोशन रहते हैं, तो क्या हमें इसे अपनी हिकमत अमली में अपनाना चाहिए कि अगर बारिश होती है तो टीम में कोई बदलाव लाया जा सके? जैसे सीरीज में आप सिलेक्शन करते हैं तो उसमें बदलाव आता है। देखें, सबसे बड़ा जो इशू हमारी पाकिस्तानी टीम के अंदर जो T20 स्क्वाड की अगर बात करूं जो कल खेला, उसके अंदर आप देखें तो 1 डायमेंशनल प्लेयर्स आपको ज्यादा नजर आते हैं। सिवाय उस्मान खान को, जो कि एक पावर हिटिंग की बात आप करें, अगर एक नेचुरल पावर हिटर की बात करें तो कहीं ना कहीं वो गैप आपको कल नजर आता है। सिवाय उस्मान खान के सच आपके पास कोई प्लेयर था नहीं जो कहते हैं ना कि आप उस एवरेज को जाके मेंटेन अपना मीट करो जहां पर आपने मैच जीतना होता है। इतना बड़ा कोई स्कोर था नहीं। मैक्सवेल की इनिंग्स की अगर बात करें तो हकीकत बात है उसने जिस तरीके से रिवर्स स्वीप्स कल खेली हैं, 2 पे अगेंस्ट छक्के लगे थे, 2 पे चौके लगे थे रिवर्स स्वीप पे, और उसने हारिस रऊफ को कल टारगेट भी किया है। कल वो जो 3 मैचेस का जो गुस्सा था शायद कल उन्होंने हमारे खिलाफ निकाला एक मैच के अंदर ही। लेकिन जब आप पूरे मैच की सिनेरियो की बात करें तो सबसे बड़ा जो मुझे इशू ये था वो था बैटिंग ऑर्डर पाकिस्तान का। जिस वक्त तो आपको पता है कि आपने रन अपना बॉल चेस करनी है, आपके पास विकेट्स इंटैक्ट है, आपके पास 7 ओवर, आपके दिमाग में एक माइंडसेट चल रहा होता है, आप उस वक्त बैटिंग को फ्लक्चुएट करते हो उस हिसाब से। आपने साहिबजादा फरहान की बात करें, वन ऑफ द फाइनेस्ट मैं कहता हूँ प्लेयर है जिसने डोमेस्टिक में इतना परफॉर्म किया। अच्छा हुआ कि उसको चांस मिला, लेकिन उस कंडीशन में चांस मिला जहां पर आपकी बहुत ही मुश्किल सूरत हाल हुई हुई थी बारिश की वजह से। आप उसके साथ उस्मान खान को भेज देते ना, अगर आपको था कि यार हमने निकालने ओवर्स, हमने जितना कोशिश करो 25-30 भी अगर वो ऊपर से कर जाता है, 1 ओवर के अंदर, 2 ओवर के अंदर बल्कि कर जाता, तो आपको ज्यादा दूसरी टीम का अंडर प्रेशर आपको नजर आती। लेकिन आपने वही रिजवान अपना खुद बैटिंग करने आ गया। फिर उसके बाद बाबर की बात करें, बाबर रिजवान ऐसे प्लेयर्स हैं जरूर बैकबोन पाकिस्तान टीम का, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं। वो कोशिश करते हैं कि हम लोग बाउंड्रीज जो सी हैं वो ज्यादा जो ग्राउंड के ऊपर हम ज्यादा खेलें। वो ज्यादा टारगेट वो नहीं करते कि लंबे फेंसेस की बात मैं करूं, तो आपको उन चीजों के ऊपर कहीं ना कहीं देखना पड़ता है। हमारा मसला ये रहा कि हमारे पास 1 डायमेंशनल प्लेयर्स आपको ज्यादा इस स्क्वाड के अंदर नजर आते हैं, पावर हिटर्स हैं नहीं। साइम अयूब की बात करें, हम इतने टाइम से ये रासलीला चाह रहे हैं कि भाई वो एक बंदा T20 का प्लेयर है, T20 का प्लेयर है, आप उसको टेस्ट क्रिकेट खिला रहे हो, आपने T20 से उसको वापस भिजवा दिया। फिर जो फखर जमान की जो बात अगर करें मिडिल ऑर्डर के अंदर, आपको पता T20 में वो खेलते हैं, वो कल आपको साफ नजर आ रही थी क्योंकि थोड़ा सा बाउंस मिल रहा था, प्लेयर्स आपके ज्यादा डिस्टर्ब भी उससे हुए हैं। फखर जमान ऐसा प्लेयर है जो कि इन चीजों का ज्यादा फायदा आपको उठाता है। तो पाकिस्तान में मिस कैलकुलेशन जरूर कल के मैच में ही, लेकिन बात बिल्कुल ठीक है कि आपका पहला एक T20 मैच था। T20 की अगर बात करें, T20 वर्ल्ड कप अभी 2026 में आपके पास टाइम है, तो आप उस टाइम टीम को जो है
बिल्डिंग सही। फेज में अंदर आप लेके आ सकते हो, लेकिन अगले मैच की अगर बात करो तो T20 पूरा होना है, पाकिस्तान को चेंजेस करनी पड़ेंगी। देखिए चलें। अगर आप उस्मान खान की सही बात है। कर लें, आप मिडिल ऑर्डर में खिला रहे हैं जो कि एक ओपनिंग बैट्समैन है या वन डाउन खेलता है, आप लड़कों के साथ ज्यादती करते हैं इन पोजीशंस पे। ठीक है। अच्छा सलीम खालिक साहब, एक तो ये कि जिस अभी कमेंट किया बैटिंग ऑर्डर पर ओवैस ने, इस पर भी बताइएगा। और दूसरा ये कि हमारी तो स्ट्रेंथ, हमने अपनी बॉलिंग लाइन को बनाया हुआ, कल वो भी उस तरीके से नहीं चल सकी। एक तो क्या फिर हमारे जो बैटर्स हैं उन्होंने भी पूरी तरह से जो बॉलर्स हैं उनके ऊपर रिलाय करना शुरू कर दिया, हमारे बैटर्स कब चलेंगे? और ये जो बॉलिंग लाइन के साथ कल हुआ उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए 7 ओवर का मैच होता है, 7 ओवर के मैच में बॉलर्स की इज्जत खत्म हो जाती है। जो बैटिंग करने के लिए आता है बैट्समैन, वो ये नहीं सोचता कि मेरे सामने कौन सा बॉलर है, वो कहता है बस मुझे हर बॉल पे मारना है। तो जाहिर है इसमें वो प्लेयर भी खेल रहे होते हैं। वनडे में तो ये होता है ना कि डर भी होता है थोड़ा कि यार आउट ना हो जाए। 7 ओवर का मैच है, यहाँ पहली बॉल पे भी आउट हो गया, कोई नहीं पूछेगा। तो यही मार धाड़ के चक्कर में फिर वो होता है जिस तरह। लेकिन बीच में कुछ ओवर अच्छे भी हुए, अब्बास का ओवर अच्छा निकला था, जो हारिस का पहला ओवर था वो बेहतर था, ऐसा हुआ। लेकिन बात वही आती है कि 7 ओवर हर गेंद पे मार धाड़, और जिस तरह मैक्सवेल के शॉट्स लग रहे थे, रिवर्स पे उन्होंने छक्का भी लगाया जॉब पे भी, तो वो पाकिस्तान बॉलर्स के पास सेट होने का बिल्कुल टाइम ही नहीं था। इसमें होता ही यही है। अच्छा, अगर हमारे पास भी बैटर्स पर क्या कमेंट करेंगे? क्या वो जिस तरह से वैसे कहा है कि ऑर्डर जो है बैटिंग ऑर्डर वो फ्लक्चुएट करता है, फिर डिसाइड करना पड़ता है ऐसी सूरत हाल में कौन पहले जाएगा और किस तरीके से किसको किस नंबर पर खिलाना है, उस पर आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान को भी ऐसा करना चाहिए था। हमें देखना चाहिए था कि कौन सा हमारा ऐसा है जो हिटिंग कर सकता है बैट्समैन। हमें थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर अपना बिल्कुल चेंज करना चाहिए था। लेकिन हमारे पास जो दस्तयाब है प्लेयर, वो बदकिस्मती से इसी किस्म के हैं। एक दो हम इसमें किसको कह सकते हैं, उस्मान की बात हो रही है। उस्मान कहने को तो है कि बड़ा पावर हिटर है बहुत, लेकिन वो 10 में से 2-3 मैचों में परफॉर्म करता है। और जिस तरह स्क्वाड हमारा मुंतखब हुआ उसमें जगह थी, फखर की वो कंट्रोवर्सी की वजह से नहीं आती, वो होते तो कल हमें बहुत काम आते। कल हमें बड़ा याद आ रहे थे फखर, यार ये आइडियल सिचुएशन थी उनके लिए। और मजे की बात है, जब तक साइम अयूब परफॉर्म नहीं कर रहे थे, टीम का हिस्सा थे, मुसलसल उनको हर जगह रखा जा रहा था। अब जब उन्होंने परफॉर्म करना शुरू किया तो उनको वापस भेज दिया। हालांकि हमने पहले भी देखा था कि जो प्लेयर किसी स्क्वाड में नहीं होता, लेकिन अगर वो परफॉर्म करता है तो उसको रोक लिया जाता है। लेकिन यहाँ अगर उनको रोका जाता तो फिर हमें ओपनर वगैरह चेंज करने पड़ते, कॉम्बिनेशन बदलना पड़ता, और फिर जो हमारे पुराने प्लेयर हैं उनके ऊपर भी फिर आता कि यार इनका क्या करना है। ये सलीम साहब, अगर मगर का सिलसिला जारी है, कौन से खिलाड़ी को खिलाना है, कौन से को नहीं खिलाना है, स्क्वाड में मुसलसल तब्दीलियां हो रही हैं। देखते हैं कि अब किस करवट बैठता है इस सीरीज T20 सीरीज का जो ऊंट है। और उम्मीद ये करते हैं कि जो तसलसल बरकरार रखा है, हमारी टीम ने टेस्ट सीरीज जीती और फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ जो उसकी सीरीज थी, अब T20 सीरीज देखते हैं कि वो जीते कि नहीं। लेकिन इसके साथ साथ हम बात करते हैं अवैस जो चैंपियंस ट्रॉफी, उस पर डेडलॉक बरकरार है और ट्रॉफी तो पहुंच गई है लेकिन भारतीय टीम पहुंचती दिखाई नहीं दे रही, उस पर क्या कहेंगे? देखिए एक अच्छी बात है कि आपका जो वेब पेज आईसीसी का, उस पर आपको पता है वो प्रोमो जो सा शूट हो चुका है, लग भी चुका है, जिसमें पाकिस्तान के सकाफत की बात करें, डिफरेंट प्लेसेस भी दिखाई गई हैं। बहुत ज्यादा इंतजार भी था लोगों को कि यार जो मामला तो मुझे पता है सुपर बैकडोर पे चल रहे हैं, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान कब आएगी, जो वो टूर होता है ट्रॉफी का। क्योंकि एक बात याद रखें, कभी जिंदगी में मैंने कहा ना कि चैंपियंस ट्रॉफी का तो मामला हुआ ही नहीं कि वो हाइब्रिड मॉडल पे खेली जाए। फिर जो होस्ट नेशन है उसके बगैर आप चैंपियंस ट्रॉफी कैसे खेलेंगे, ये बहुत बड़ा एक अलमी आईसीसी के ऊपर ऑब्वियसली प्रेशर भी बिल्ड हो रहा है। लेकिन एक बात याद रखिए, मैं उस दिन भी आपकी प्रोग्राम में कह रहा था, हर प्रोग्राम में मैंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रिजिड रहना पड़ेगा। जिस तरीके का आपका स्ट्रॉन्ग स्टांस है इसको आखिर तक आपको कैरी करना पड़ेगा। एक अच्छी बात है कि आपने थोड़ा तेज कर दिया राब्ता क्रिकेट बोर्ड के साथ, आप लाइजॉनिंग करें, और अच्छी बात आपको करनी पड़ेगी आखिरी टाइम तक। लेकिन सबसे बड़ा जो इशू होता है जब आप लीग्स टीम के अंदर काम करते हो, जो लीग्स होती है पूरी दुनिया में, जब आप उसमें काम कर रहे होते हो, जो फॉरेन प्लेयर्स खेल रहे होते हैं उन लीग के अंदर, क्योंकि आपको पता है पूरी दुनिया में जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है उसके जो लीग्स हैं, और जो आईपीएल की बात करूं, उनकी जो टीम्स हैं उन्होंने काफी लीग्स के अंदर काबू किया हुआ है, अपने आप को कब्जा किया हुआ है। वो बकायदा प्लेयर्स को, यहाँ तक कि अगर मैं कोचेस की बात करूं, उनको बकायदा वो ब्लैकमेल करते हैं कि आप उधर जाके खेल रहे हो तो देख लेना आपका कॉन्ट्रैक्ट जो उनसे हम रिन्यू नहीं करेंगे, आपको पिक नहीं किया जाएगा। साइकोलॉजिकल प्रेशर आप जानबूझ के बिल्ड करते हो प्लेयर्स के ऊपर, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड हमेशा प्लेयर्स के आगे घुटने टेकता है कि यार अब मैं क्या करूं, प्लेयर्स ही जो उनसे हैं वो मुझे आंखें दिखा रहे हैं। उस चीज पे मैंने कहा ना कि क्रिकेट बोर्ड को लाइजॉनिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। अभी बल्कि थोड़ी देर पहले ही मैं आपके शो से पहले न्यूज पढ़ रहा था कि इंडिया ने अपनी कबड्डी टीम को भी आने से जो उनसे रिफ्यूज कर दिया, यहाँ पर वो नहीं भेज रहे, उनको एनओसी नहीं जारी किया। स्पोर्ट्स के अंदर मुझे आज तक ये समझ नहीं है डिप्लोमेसी क्यों है।
आपके पास अगर केस स्टडीज की बात करूं, पाकिस्तान ने इतने मेजर टूर्नामेंट्स 2 साल के अंदर ऑर्गेनाइज यहाँ पर कर चुका है। क्रिकेट की बात करें, फुटबॉल की बात करें, टेनिस की बात करें, उनकी टीम यहाँ पर आके खेल चुकी है। पाकिस्तान के पास पूरा का पूरा केस स्टडी है। किस चीज का मसला है? क्या इन्हीं की सिक्योरिटी का इशू है? बाकी जितनी आपकी टीमें आई उनका कोई मसला नहीं था सिक्योरिटी का। सबसे ज्यादा तो मसला आपके इस वक्त मुल्क के अंदर है, जहां पर ज्यादातर इलाकों के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ है। आपको पता है वो बल्कि वो एहतजाज हो रहा है कि हमें अलग करें इंडिया से। पहले उस चीज को आप संभाल लें। आप हमारी सिक्योरिटी की बात करते हैं। प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी का कल्चर पाकिस्तान ने ही शुरू किया था पूरी दुनिया के अंदर, क्रिकेट टीम्स को देना। किसी दुनिया के अंदर नहीं है। आप कभी भी जाके देखो, प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी नाम की चीज होती ही नहीं है। पाकिस्तान ने कल्चर शुरू किया था। इसके ऊपर मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए, लेकिन आईसीसी को बायसनेस दिखानी पड़ेगी। यार आप मेहरबानी करें, आप इंडियन क्रिकेट काउंसिल नहीं है, आप इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। आपको कहीं ना कहीं आपको वो चीज में आना पड़ेगा। तो सलीम खालिद साहब, बात तो फिर वही है। वैसे अगर हम कह लें कि आईसीसी का दूसरा नाम बीसीसी आएगा, तो वो फिर कहना गलत तो नहीं होगा किसी सूरत में भी। तो आपको लगता है कि जिस तरह से भी वैसे कहा कि हमें रिजिड होना पड़ेगा, हम जिस मौक़िफ़ पर अभी डटे हुए हैं इसी पर कायम रहना पड़ेगा, और तो आगे सूरत हाल फिर क्या होती हुई देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी की? जी बिल्कुल। और अब तो बीसीसीआई के जो जेश आए हैं, आईसीसी के भी सरबराह बनने वाले हैं। कुछ महीनों की बात है। वो तो अभी तो ढका छुपा बादशाह थी, अब तो फिर खुलकर हो जाएगी। और देखिए, अब तक तो पाकिस्तान अपने मौके पर डटा हुआ है, लेकिन ये मामला लड़ाई की तरफ ही जा रहा है, क्योंकि कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड अपनी टीम को किसी सूरत पाकिस्तान नहीं भेजेगा। पाकिस्तान अब तक डटा हुआ है कि जी नो हाइब्रिड मॉडल। तो ये मामला जाएगा आगे कोर्ट में जी। और मुझे बस इस चीज का थोड़ा सा लग रहा है कि कहीं ये ना हो कि पाकिस्तान को आईसीसी कुछ पैसे दे दे कि यार चलो ठीक है, तुमने स्टेडियम पे इतने पैसे लगाए, रख लो ये और आके हाइब्रिड खेल लो, और फिर थोड़ा सा मौके पे चेंज न करे। मुझे थोड़ा सा सच्चाई है। अगर ऐसा नहीं हुआ, पाकिस्तान अपने मौके पर डटा रहा, तो फिर एक अच्छी चीज होगी, क्योंकि वंस फॉर ऑल ये मसला हल होना चाहिए। क्योंकि जब इंडिया में कोई क्रिकेट होती है तो फिर हमसे तवक्को की जाती है कि हमारी टीम जाके खेले, और हमारी टीम जाकर वहां खेलती भी है। लेकिन जब इंडियन टीम की बारी आती है कि पाकिस्तान आए, तो वहां पर वो मना कर देती है। जब दुश्मनी हो जाती है, पाकिस्तान आना हो तब। बिल्कुल। लेकिन जब वर्ल्ड कप का मैच ऑस्ट्रेलिया में हो, इंग्लैंड में, तो दुश्मनी खत्म हो जाती है। पैसे आ रहे होते हैं वहां पे। तो भाई अगर दुश्मन हो तो दुश्मन हर जगह हो। ये पिक एंड चूज की क्या बात है कि यहाँ हम आपके दुश्मन है, यहाँ पर हम आपके साथ खेल लेंगे। तो ये पाकिस्तान हमेशा ये तो अब दुनिया की जानिब से भी आवाजें आने लगी हैं। और जो नायब तर्जुमान है अमरीकी महकमा खारजा के वेदांत पटेल, जो वेदांत पटेल नाम से ही जाहिर है कि वो इंडियन ओरिजिन्स के हैं, वो खुद भी ये कह रहे हैं कि अमेरिका तरजीह देता है कि खेलों की डिप्लोमेसी जो है उसको इस्तेमाल किया जाए अपने ताल्लुकात बेहतर इस्तेमाल करने के लिए। उसके बावजूद अवैस देखें कि वहाँ से कोई रद्द अमल ठीक नहीं आ रहा है, और आपको 90 दिन पहले डिसाइड कम से कम करना होता है कि 3 महीने का मार्जिन देना होता है ट्रॉफी शुरू होने से पहले। उसमें आपने अगर स्केड्यूल्स जारी नहीं किए तो सीरीज़ खतरे में पड़ सकती है। आपको दिखाई दे रहा है कि ऐसा हो सकता है? देखिए, दो चीजें हैं। अगर आप जेशा की बात करें, वो आईसीसी के चेयरमैन बनने वाले हैं अगले महीने के टेन्योर की बात करें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस वोटिंग के हक में था जिधर कहा गया था कि 2 साल से खत्म करके अब 3 साल कर दिया जाए, जो कि इंप्लीमेंट हो चुका हुआ है। दूसरे एंड पे मोहसिन नकवी एसीसी के प्रेसिडेंट बनने वाले, एशियन क्रिकेट काउंसिल के। बायलैटरल सीरीज की बात करें, एशिया कप की बात करें, वो सारा का सारा एसीसी के अंदर आता है। जब एशिया के अंदर आप बात करते हैं तो उधर क्या प्रेशर सिचुएशन होगी, ये दोनों तरफ है। लेकिन मुझे आज भी थोड़ा सा फील होता है कि जेशा शायद उस डिप्लोमेसी ना खेलना चाह रही हूँ कि मैं कुर्सी पे जिस वक्त आऊं, या तो उससे पहले मामला जो सा मेरे सर पे ना गिरे कि यहाँ तो पहले ही खत्म हो जाए, आईसीसी इसको खत्म कर दे। अगर नहीं होता तो मैं कुर्सी पे जब आता हूँ आईसीसी के ऐसा चेयरमैन, तो डिप्लोमेसी के तौर पर यहाँ होता है ना कि आप एक ट्रम्प कार्ड खेलते हो अपना, कि देखें जी मैं आईसीसी ने मुझे चेयरमैन अगर बनाया तो मैंने आते ही सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था पाकिस्तान इंडिया, उसको रिजॉल्व किया। मैंने पीछे बात कर ली हुकूमत से, इंडिया की टीम खेलने आ रही है। वही पता है ना, मैंने कहा ना कि वो कहीं ना कहीं आप खेलते हो एक ट्रम्प कार्ड, डिप्लोमेसी खेलते हो, जानबूझ के खेलते हो कि ताकि ये चीज हो। तो मुझे कुछ ना कुछ लगता है कि अभी भी दाल में काला जरूर है। लेकिन आईसीसी का मैंने कहा ना कि खाली अभी की बात नहीं है, आप थोड़ा उससे पहले भी चले जाएं। आपको याद हो जब ताज अटैक्स इंडिया के अंदर हुए थे, इंग्लैंड की टीम वहां पर ही मौजूद थी, वो अपना टूर छोड़ के गई और वापस खेलने आई थी। उसके बाद आईपीएल की बात करें, आईपीएल के अंदर जो मामला चलते हुए आए हैं, प्लेयर्स आप आहिस्ता आहिस्ता फटीक जो कैरी करते हैं उसको छोड़ रहे हैं। फिर मुझे याद है साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स को बोतलें बाहर से पड़ी थी। हमारे याद है आपको जब पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा था तो कुछ लोग बाबर आजम के नारे लगा रहे थे उस बड़े स्टेडियम के अंदर, जो उनका अपना सबसे बड़ा स्टेडियम है। बाकायदा वीडियो पड़ी हुई है, पुलिस उनको उठा के ले गई थी। यहाँ पर जिस दिन चैंपियंस का कप हुआ है, वहां पर एक बंदे ने विराट कोहली की शर्ट पहनी हुई थी, किसी ने उसको कुछ नहीं कहा।
तो ये सही। जो चीज है डिप्लोमेसी, जो मामलात हैं, इसको आरएसएस आइडियोलॉजी लिटरली हाँ। इंडिया को कहीं ना कहीं शायद हटना पड़ेगा इससे। बिल्कुल बिल्कुल। और सलीम खालिद साहब, अब तो ब्रॉडकास्टर्स का भी सबर हम देख रहे हैं जवाब दे गया, उन्होंने भी फौरन मुतालबा किया है स्केड्यूल का। तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो जनरेशन है वो पाक इंडिया मैचेस से ही होती है, और अगर इस तरीके से मॉडल कोई अपनाया जाता है और ये मैचेस नहीं होते तो फिर तो नुकसान होगा, बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है। क्विकली ज़रा मुझे बताइएगा। बहुत इसका आसान हल यही था कि जी पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया के साथ नहीं खेलेगी, बाकी ठीक है हाइब्रिड खेल लें, लेकिन वो नहीं मान रहे। इसकी वजह यही है कि पूरे टूर्नामेंट की आमदनी एक तरफ और पाकिस्तान इंडिया मैच की आमदनी एक तरफ, इसीलिए हर आईसीसी इवेंट में मैच रखा जाता है। तो ब्रॉडकास्टर का ज़ाहिर प्रेशर होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ मैच तो फिर वो पैसे कम करवाएगा अपने। वैसे ही मैं बताऊं कि आईसीसी की लड़ाई चल रही है ब्रॉडकास्टर के साथ, वो कह रहे हैं कि हमें बहुत लॉसेस हो रहे हैं, तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके पैसे कम किए जाए। तो उसके ऊपर अगर ये वाला तनाज़ा भी आ गया तो फिर तो एक बहुत ही बड़ा संगीन सूरत हाल बन जाएगी। जी। तो देखें क्या होता है, लेकिन देखते ये हैं क्या मामला होता है बहुत ही सलीम साहब। ज्यादा पेचीदा हो कॉम्प्लिकेटेड रहा है। हो चुका है, Complicated होता चला जा रहा है। पता नहीं कैसे हल होगा, समझ नहीं आ रहा। इंशाल्लाह हो जाएगा। सलीम साहब, आपका अवैस आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं भारतीय क्रिकेट बोर्ड इस बात को समझ जाएगी, क्योंकि अब आईसीसी की सरबराही आपके पास आने वाली है, और अगर आप इसके सरबराह बनते हैं तो कोशिश तो आपकी यही होगी ना कि क्रिकेट की तरवीज हो। यहाँ पर क्रिकेट शायकीन बैठे हैं इंतजार में कि कब वो टाकरा देखेंगे और पाक सरजमीन पर देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत अरसा हो गया है ऐसा मुकाबला देखने को नहीं मिला है। तो प्लीज़ देखिए, सोचिए। हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। तो जनाब, आपको पता है तालीम हो या खेल हो, ख़वातीन हर मैदान में मर्दों के शाना बशाना अपनी महारत का लोहा मनवा रही हैं, और आज हमारे साथ भी ऐसी ही खातून मौजूद हैं जिन्होंने ना सिर्फ पुरखतर और एडवेंचर से भरपूर थल जीप रैली में हिस्सा लिया, बल्कि बेहतरीन और नाकाबिले यकीन महारत का मुजाहरा करते हुए पोजीशन भी अपने नाम की। जी हाँ, थल जीप रैली शदीद स्मॉग के बाइस ट्रैक पर हद निगाह इंतहाई कम होने की वजह से जो प्रीपेयर्ड कैटेगरी है उसके मुकाबले में 200 किलोमीटर का जो ट्रैक कम करके 30 किलोमीटर तक महदूद करना पड़ा, मगर धुंध के बावजूद ड्राइवर्स ने कमाल महारत दिखाते हुए रेसिंग ट्रैक मुकम्मल कर लिया। और इसी हवाले से बात करने के लिए रेसिंग ट्रैक पर दूसरी पोजीशन हासिल करने वाली सैयदा रिदा ज़ैनब हमारे साथ मौजूद हैं। रिदा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप दूसरे नंबर पर रहीं। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इस बार रेस में हिस्सा लेने का? और हम बहुत ज़्यादा ख़वातीन नहीं देखते हैं जो इस कैटेगरी, स्पोर्ट्स कैटेगरी में शिरकत करती हुई दिखाई देती हैं। आपको कैसे ये आइडिया है? एक्सपीरियंस इस दफ़ा बहुत अच्छा था। जिस तरह आपने भी यही कहा है, स्मॉग का फैक्टर था कि तैयारी तो पूरी थी 100 किलोमीटर्स की, लेकिन वो काट के लास्ट मिनट 30 किलोमीटर्स कर दिया था, जो कि सारी प्रिपेयर्ड मेल और फीमेल सारी प्रिपेयर्ड कैटेगरीज ने 30 किलोमीटर्स ही किया था। ट्रैक एज यूजुअल थल का थल इज़ वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक्स। सैंडी है, बहुत खूबसूरत है, और क्या कहते हैं, ट्रैक जैसा भी था, आपने जो परफॉर्म की है उस ट्रैक पे, जो रेस आपने की है ज़बरदस्त, और जितना चैलेंजिंग एक्सपीरियंस था वो भी आप बता रही हैं। मुझे स्टार्ट से बताइए कि आपने कब से रेसिंग स्टार्ट की है? इतनी प्रो हैं आप, जिस तरीके से अभी हम विजुअल्स में भी देख रहे थे, आप किस तरीके से अपनी गाड़ी को घुमा रही थी ट्रैक पर, तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर ही कर सकता है ऐसा। जैसे मैंने आपको बताया, अभी हुआ तो मुझे सिर्फ साल है इस रैली रेसिंग में आने के। साल में आपकी ये परफॉर्मेंस है रिदा? लेकिन उससे पहले भी मैं ऑफ रोड गाड़ी चला रही थी। अच्छा। मुझे इस गाड़ी की चेसी से मैं उससे वाकिफ थी। उसके बाद फिर प्रैक्टिस मैंने काफी की है। ऑफ सीजन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, फिर ऑन सीजन आप रेस करते हैं। तो हाँ जी, ये बताइएगा, उसके अलावा सिमुलेशन। रिदा, ये बताइएगा, अभी कुछ देर पहले हिना से ही बात हो रही थी ये जीप रैली के बारे में ही, और उसमें मैंने उनसे सवाल किया कि आपको ड्राइविंग आती है, तो ये सिर्फ मुस्कुरा दी। यहाँ पे तो ख़वातीन सड़कों पर ड्राइव नहीं करती हैं, आप रेगिस्तानों में ड्राइव कर रही हैं। वो रेगिस्तान में किन टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है? क्योंकि ये आम ड्राइविंग नहीं है। मैं बतौर एक ड्राइवर समझता हूँ कि रेगिस्तान में गाड़ी को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप क्या टेक्निक्स इस्तेमाल करती हैं, और जो ड्राइवर्स यहाँ करने वाले हैं ड्राइव, उनको क्या सजेस्ट करती हैं? हाँ, वाकई बहुत डिफरेंट है। गाड़ी का बिहेवियर बहुत चेंज हो जाता है ऑफ रोड, सैंड पे। और अच्छा, ऑफ रोड भी काफ़ी डिफरेंट किस्म की ट्रेन्स होती हैं। रॉकी हो जाएगी, ग्रेवल हो जाएगी, एक पाउडर डस्ट होती है, एक सैंड होती है जो डेजर्ट सैंड होती है। इन सब ट्रेन्स पे
गाड़ी का बिहेवियर डिफरेंट होता है। उसके अलावा आपको रेसिंग लाइन बनाना सीखनी होती है कि आपने अगर एक टर्न आ रहा है तो आपने उसमें एंटर किधर से करना है और एग्जिट किधर से करना है। अच्छा, तो रिदा कुछ टेक्निकलिटीज़ भी होती होंगी डेफिनेटली, और अपनी गाड़ी जो है उसका बिहेवियर ट्रैक पे अगर डिफरेंट होता है तो उसको कैसे डील करना है, कुछ ये चीज़ें भी आपने सीखी हैं अपनी प्रैक्टिस के दौरान? बहुत, यू हैव टू बी एक्टिव एंड अलर्ट एट ऑल टाइम्स। सड़क पे आप जब गाड़ी चला रहे होते हैं तो कभी कभी आप पैसिवली तरह थोड़े रिलैक्स भी हो जाते हैं, स्टीयरिंग को आप जरा थोड़ी नरमी से पकड़ लेते हैं, आपको पता है गाड़ी ने कहीं जाना नहीं है, सीधा ही जाना है। लेकिन ऑफ रोड गाड़ी का बिहेवियर सीधे पैच पे भी कई दफा चेंज हो जाता है। बिल्कुल। अब कोई खड्डा आ जाएगा, कोई डिप आ जाएगा, तो उसमें से निकलते हुए गाड़ी का फेस किसी भी तरफ हो सकता है। तो आपकी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्रिप होनी चाहिए। इसके लिए फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है स्पोर्ट के लिए। योर कोर नीड्स टू बी स्ट्रॉन्ग, योर अपर बॉडी नीड्स टू बी स्ट्रॉन्ग स्टीयरिंग को कंट्रोल करने के लिए। तो रिदा ये तो हो गई मैकेनिकल बातें कि किस तरह से गाड़ी को हैंडल करना है। कुछ टेक्निकल चीज़ें जो गाड़ी को इश्यूज आते हैं वहाँ पर रेगिस्तान में ख़ास तौर पर दौड़ाते हुए, तो क्या उसको भी टैकल कर लेती हैं आप? हाँ जी, उसके लिए 2 बंदों का होना ज़रूरी है। अगर जिस तरह आपका टायर फ्लैट हो गया है तो स्पेयर टायर्स हमेशा पीछे होते हैं आपके पास। सारे स्पेयर टूल्स गाड़ी में पीछे फिक्स करके रखे होते हैं, और 2 बंदों का होना ज़रूरी होता है। ज़ाहिर है मेरे साथ मेरा भाई होता है, मेरा को ड्राइवर। अच्छा। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि मुझे अभी तक नहीं कोई इस तरह की ट्रैक पे टेक्निकल डिफिकल्टी आई। मेरी गाड़ी माशाल्लाह बहुत रिलायबल है, बहुत अच्छी चलती है। गाड़ी में Alignment भी out होता है। मैं क्वेश्चन करती हूँ कि इसको तैयार कैसे कराया जाता है, कितनी पावरफुल जीप होनी चाहिए। मुझे सबसे पहले ये तो बताएं कि आपने बताया कि आपके को ड्राइवर आपके भाई थे, तो क्या दोनों ने एक साथ शुरू किया या आपने उनको देखकर रेसिंग में आई या वो फिर आपको देखकर रेसिंग में? और एक बहन भाई की सपोर्ट जब इस तरह से आप इस रेस में पार्टिसिपेट करते हैं तो मोराल कितना ज़्यादा हाई रहता है आपका और कितना ज़्यादा सपोर्टिव होता है? मैंने अपने भाई को देखा था। मेरा भाई कोई 2-3 साल पहले थल और चोलिस्तान गया था। अच्छा। तो असल में स्पोर्ट में वैसे भी आना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट कार्स बनाना आसान नहीं होता। उसके अलावा आपको एक प्रॉपर मैकेनिकल टीम चाहिए होती है, टेक्निकल टीम चाहिए होती है। वो सब हो तो आप इस चीज़ में आ सकते हो। और अच्छा होता है कि आप ऑलरेडी किसी को नो हाउ हो तो आप उसकी सपोर्ट के साथ आओ। तो बिल्कुल, ये तो एक मेरा अच्छी भाई चीज़ मेरे है। साथ भाई की सपोर्ट है, आपको अपनी फैमिली की सपोर्ट है। लेकिन ये बताएं कि अगर गाड़ी शुरू करते हैं आप तो कहीं ना कहीं गाड़ी जो है लगा देते हैं, कुछ ना कुछ नुकसान कर देते हैं। शुरू में कहीं आपने गाड़ी जिसको हम आम अल्फाज में जो कहते हैं कि गाड़ी आपने ठोक दी, तो ऐसा कुछ वाक़या आपका पहले हुआ है अपनी जो शुरुआत में? नहीं, गाड़ी कहीं लगी नहीं है, लेकिन स्पिन आउट जरूर हुई है। स्पिन आउट जब आप बहुत तेज जा रहे होते हैं और आपसे कोई लेफ्ट में, वो जिस तरह मैंने बताया आपको, यू हैव टू बी एक्टिव एट ऑल टाइम्स। आप 1 सेकंड के लिए थोड़े रिलैक्स नहीं हुए, आपने गाड़ी को नहीं एक्टिवली कंट्रोल किया तो गाड़ी स्पिन आउट हो जाती है। मतलब जमीन पे ही, लेकिन पूरा चक्कर खा लेती है। तो मेरे साथ मेरा ख्याल है शुरू में 2 या 3 दफा वो हुआ था, उसके अलावा शुक्र अल्लाह का आज तक नहीं। ज़बरदस्त। अच्छा, अब जीप पे आते हैं। बताएं कि गाड़ी जो है नॉर्मल गाड़ी से डिफरेंट होती है, क्या क्या चीज़ें जो है इसकी तब्दील की जाती हैं इस रेस में पार्टिसिपेट कराने के लिए? सबसे पहले तो इसके अंदर सेफ्टी के लिए जो नॉर्मल सीट बेल्ट होते हैं उसको निकाल के 5 पॉइंट हार्नेस होती है, जो शोल्डर से भी ऊपर आती है, साइड से बंद होती है, यहाँ पे क्लिप होती है मैन में चेस्ट पे। फिर सीट्स निकाल के रेसिंग सीट्स लगा लेते हैं ताकि आप ज़्यादा अपनी अच्छी जगह जम के बैठे हों। उसके बाद फिर आप, जैसे 2 कैटेगरीज होती हैं, एक स्टॉक होती है, एक प्रिपेयर्ड होती है। स्टॉक में आपको कोई चेंजेस करने की इजाज़त नहीं होती, जिस तरह फैक्ट्री से गाड़ी आती है आपने उसको उसी तरह रेस में दौड़ाना होता है। अच्छा। प्रिपेयर्ड में आपकी मर्जी होती है, उसमें भी सीसी का हिसाब होता है मर्दों का, औरतों में वो कोई भी सीसी हो सकती है। प्रिपेयर्ड की एक ही कैटेगरी औरतों की। उसमें आप अपनी सस्पेंशन भी चेंज कर सकते हैं, लॉन्ग ट्रैवल डाल सकते हैं और इंजन भी स्वैप कर सकते हैं। अब जिस तरह मेरा जो वीगो हाइलक्स है वो फैक्ट्री से आया था 2 kg का, उसको मैंने निकाल के 5.73 UR डाला हुआ है, 5.7 लीटर्स। तो इट्स अ वेरी पावरफुल इंजन। तो आप क्या तो नॉर्मल इंस्पेक्शन करती हैं अपनी गाड़ी की जब आप रेस से वापस आते हैं? तो रेस से वापस आते हैं तो गाड़ी का फुल चेकअप होता है।
होता है कभी कभी के रेस से वापस आओ ना तो गाड़ी की अलाइनमेंट आउट होती है, स्टीयरिंग सीधा नहीं होता या लेफ्ट या राइट होता है टायर्स के हिसाब से। तो सबसे पहले तो अलाइनमेंट ठीक होती है। उसके अलावा अगर कोई भी अभी तक शुक्र है अल्लाह का मुझे तो कोई गाड़ी का मसला नहीं आया, लेकिन A to Z चेकअप होता है गाड़ी का, अगर कुछ भी हो तो वो फौरन ठीक करते हैं फॉर द नेक्स्ट रेस। अच्छा रिदा, आपको तो अपने भाई को देख के शौक हुआ, मुझे आपको देख के हो गया है, तो मुझे लगता है मुझे भी आपसे मिलना पड़ेगा। मैं भी जो है ना इस तरीके से गाड़ी चलाना चाहती हूँ जिस तरीके से आप चला रही हैं इस स्थल के ट्रैक पर, तो मेरा ख्याल है आप मुझे सिखा देंगी। जरूर जरूर इंशाल्लाह। मेरा रोड पर कॉन्फिडेंस बहुत बेहतर हुआ है ऑफ रोड सीखने से, रेसिंग से बहुत कॉन्फिडेंस बेहतर हुआ है। ट्रैफिक, आई डील विद ट्रैफिक बेटर नाउ। ओके, जबरदस्त। थैंक यू सो मच सैयदा रिदा। ज़ैनब हमारे साथ मौजूद थी। जनाब क्या कमाल वो कर रही थी, साथ साथ हम आपको दिखा भी रहे थे, गुफ्तगू भी की कि वो किस तरीके से आई हैं रेसिंग में और किस तरह से अब आकर वो छा गई हैं। तो अभी हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर, आप कहीं मत जाएगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। तो जैसा कि आपको पता है कि आज जुमा है और हम जुमे के रोज़ आपको अपने फ्लैगशिप प्रोग्राम कारवां सराय की झलकियां दिखाते हैं। तो आप मुलाहिजा कीजिए और देखिए कि मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब ऑरलैंडो में हमें कहाँ की सैर करवा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात और कारवां ज़राए में क़याम करने वाले तमाम मुसाफिरों की खिदमत में सलाम। मैं अभी ऑरलैंडो में हूँ और आप मेरा पस मंज़र देख रहे हैं, एक बहुत ही मुक़द्दस मुकाम। और मैं समझता हूँ कि पूरे अमेरिका भर में इतनी शानदार मस्जिद और कहीं नहीं है। मैं जब भी ऑरलैंडो आता तो यहाँ के मुकीन मुझे बताते कि यहाँ एक मस्जिद तामीर हो रही है और उसमें जो अबू ज़ावी के कारीगर थे, शेख जायद की आप जानते हैं, वो बिल्कुल वाइट एक मॉस्क उन्होंने बड़ी शानदार बनवाई है। वहाँ से कारीगर आ रहे हैं, फर्श डिज़ाइन हो रहे हैं, मोराको से कारीगर आ रहे हैं और उसके ऊपर बेशुमार खर्चा किया जा रहा है ताकि उसकी तज़यीन, आराइश, गुलकारी, उसका जो तर्ज़ तामीर है वो बिल्कुल मुनफरिद। इनिशियली जब ये मस्जिद बनी है, मस्जिद नबी, तो उसका फर्श कच्चा था और वहाँ पे रोशनी नहीं थी। रोशनी के लिए खजूर के पत्ते जो हैं वो रोशन करके जलाए जाते थे और उनसे धुआं भी फैलता था और खजूर के पत्तों से ही वहाँ सफाई होती थी। अच्छा, ये जो धुआं फैलने वाली बात है आप देखें, और वो नमाजियों के ज़ाहिर की आंखों में पड़ता था। माली में जो मस्जिदें तामीर हुई, अफ्रीका जो क्लासिक, जो वर्ल्ड हेरिटेज है, कच्ची मस्जिदें जिन्हें हर बरस बारिशों के बाद हज़ारों लोग सवाब के लिए कीचड़ के साथ, तो कच्ची मस्जिदें सारी, उनको तामीर किया जाता है और उनका आर्किटेक्चर सरासर अफ्रीकन, यानी जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि मस्जिद का कोई ख़ास एक डिज़ाइन नहीं है, वो हर मुल्क, हर खित्ते की आबोबा, उनके रिवाज, उनके सकाफत और उनकी रिक्वायरमेंट के उसको मद्देनज़र रख के बनाई जाती हैं। इसीलिए आप देखिए कि सब कॉन्टिनेंट में जितनी मस्जिदें हैं उनके सहन है, क्योंकि गर्मी होती, वहाँ पे नमाज पढ़ी जा सकती है। बादशाही जनाब इस्लामिक आर्किटेक्चर जहाँ भी हो बड़ी ही सरीन जो लुक देता है, फील देता है, और जो जितना खूबसूरत बैकग्राउंड मस्जिद का जो है वो मुस्तनसर साहब के पीछे था और जिस तरीके से वो किस्सा बयान कर रहे थे वो भी ज़बरदस्त है। तो आपने देखना नहीं भूलना इतवार की शब 8:05 पर हमारा शो। अभी हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। तो अब ना एक आपके बहुत बड़े मसले का हल हम लेकर आए हैं। वो मसला ये है कि जी घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, फर्नीचर होता है जो कि हमें लगता है कि पुराना हो गया, लेकिन हमारी माएँ कह रही होती हैं कि ये घर से बाहर नहीं जाएगा, भले तुम चले जाओ। लेकिन अब आज के जो मेरा पाकिस्तान सेगमेंट है उसमें फ़ेरा फैज़ हमारी मुलाकात एक ऐसे ही आर्टिस्ट से करा रही हैं जो इतने क्रिएटिव हैं कि वो ज़ायाशुदा जो चीज़ें आपकी घर की, उनसे आपको नई चीज़ें तख्लीक करना बता रहे हैं। तो आइए देखते हैं मेरा पाकिस्तान। व्यूअर्स, आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे आर्टिस्ट से करवाने के लिए आई हूं जो अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर
ज़ाया शुदा अशिया को रिक्रिएट करके उनको एक नया रंग और रूप देकर ना सिर्फ अपने शौक को पूरा कर रहे हैं बल्कि माहौल को भी साफ बना रहे हैं। तो आइए चलते हैं, आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं और साथ ही साथ उनकी जो खूबसूरत सी प्रोडक्ट्स हैं वो भी दिखाते हैं। इस वक्त हमारे साथ ज़मीर शब्बीर मौजूद हैं और बड़ा क्रिएटिव किस्म का काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़मीर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग भी करते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी करते हैं, तो इसके अंदर आपने अपसाइक्लिंग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो आंसर अपनाया है, ये ख्याल किस तरह से आया और किस तरह से आपको मोटिवेशन मिली कि जो वेस्ट मटेरियल है उसको मैं यूज़ करके कुछ नया बनाऊँ? अच्छा, मैंने स्टार्ट तो ये शौक में कर दिया था। अपसाइक्लिंग का जो फर्स्ट प्रोजेक्ट किया था वो मैंने अपसाइक्लिंग ही की थी, चीज़ों को मतलब ट्रैश को इकट्ठा करके कुछ चीज़ बनाई थी, लैम्प बनाया था। तो लेटर ऑन मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमारे पोल्यूशन, जिस तरह एनवायरनमेंट में पोल्यूशन फैल रही है और जिस तरह क्लाइमेट चेंज हो रहा है हमारा, तो इसकी ज़रूरत है। मैंने तो शौक से स्टार्ट किया था लेकिन मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि इसकी ज़रूरत भी है, तो फिर मैंने उसको मज़ीद पैशनेट तरीके से उसको जो है अपनाया। ठीक है। अच्छा ज़मीर, मुझे ये बताएं कि कितना अरसा हो गया आपको इस फील्ड के अंदर काम करते हैं? मुझे 6 साल होने वाले हैं। 6 साल हो गए। तो 6 साल के अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं आपने बनाई हैं वेस्ट मटेरियल से? 6 सालों में तो बहुत कुछ बनाया, कुछ ऐसा कि ये तो याद नहीं है। जब मैं अपनी प्रोफाइल चेक करता हूँ तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी निकल आती हैं, मैं कहता हूँ अच्छा ये भी मैंने बनाया हुआ है। मतलब कर करके भूलते हो तो मैं जो चीज़ एक दफ़ा कर लेता हूँ, अनटिल और अनलेस मुझे उसका कोई ऑर्डर ना आ जाए दोबारा, तो मैं वो दोबारा रिपीट नहीं करता। अच्छा, रिक्रिएट नहीं करते आप? कीप ऑन चेंजिंग, मतलब एक्सपेरिमेंट्स करता है। तो आप मुझे बता रहे थे कि आप बिजनेस के स्टूडेंट थे। जी जी। तो बिजनेस के स्टूडेंट से इंटीरियर डिज़ाइनर तक का ये जो सफ़र है ये कैसे तय किया आपने? एक्चुअली मैंने जैसे हमें यहाँ पाकिस्तान में खैर ख़ास डायरेक्शन नहीं मिली होती, हमें शुरू से पता नहीं होता कि हमने आगे चल के करना क्या है। तो बस वो मैंने पहले BBA ऑनर्स कर लिया, बिज़नेस की स्टडी की। बाद में फिर मुझे जब वो जॉब्स स्टार्ट की मैंने आफ्टर माई डिग्री, तो रियलाइज़ हुआ कि मैं इस चीज़ के लिए नहीं बनाऊँ। तो मुझे शुरू से शौक़ था कुछ क्रिएटिव करने का। तो मैंने फिर एक बुक में एक चीज़ पढ़ी जिसने मेरी मैं कहता हूँ, मानता हूँ कि वो ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। अच्छा। वो बात ये थी, वो कोट ये थी कि इट्स नेवर टू लेट टू मेक राइट डिसीजन। एग्जैक्टली। तो मैंने वो फिर यूनिवर्सिटी छोड़ के फिर मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया और इस चीज़ को बाकायदा सीखा और एज ए प्रोफेशन इसको स्टार्ट किया। कि आप वेस्ट मटेरियल से चीज़ें बनाते हो, तो आप पहले अपने माइंड में एक स्केच रेडी करते हो कि मैंने ये चीज़ बनानी है, अब इससे रिलेटेड मुझे मवाद चाहिए, या आप पहले मवाद लेते हो और उसके बाद प्रोडक्ट की स्केचिंग करते हो? अच्छा, दोनों चीज़ें होती हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। फॉर एग्जांपल मुझे गेयर्स बहुत पसंद है, विंटेज चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। तो गेयर जैसे मोटरसाइकिल की वो एक चेन होती है, तो वो मैंने अपने पास रख लेनी है, जब मुझे कहीं से मिलनी है सोर्स हो जाती है वो। तो मुझे उस वक्त एट दैट टाइम मुझे नहीं पता होता कि मैंने इससे क्या बनाना है, लेकिन ऐसा ऐसा चल के जब मैं उसको देख रहा होता हूँ बार बार, तो कभी ना कभी वो एक आइडिया ऐसे हिट करता है कि मैं कहता हूँ कि अच्छा फाइनली से ये चीज़ बनाते हैं। और समटाइम्स ऐसा नहीं भी होता कि मतलब वो सब चीज़ संभाल लेते हैं, सोचा कुछ और होता है, बाद में बना कुछ और देते हैं। ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि ये जो वेस्ट मटेरियल इकट्ठे करने का प्रोसेस है, ये किस तरह से आप इकट्ठा करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं और ये चीज़ें कैसे आप तक पहुँचती हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि ये चीज़ें मुझ तक कैसे पहुँचती हैं। शुरू में तो मैं कभी भी कहीं भी सफ़र कर रहा होता हूँ, गुजर रहा होता हूँ, तो मैं अपने आसपास ऑब्जर्व करता हूँ, चीज़ों को देख रहा होता हूँ। कोई चीज़ मुझे क्लिक कर जाती है तो मैं वो पिक कर लेता हूँ। इसी तरह हम लोग देवसाई गए, तो देवसाई में ना एक स्पेशल किस्म का एक स्टोन होता है, उसके ऊपर नेचुरल वो डॉट्स बने होते हैं, ग्रीन कलर के, ब्लू कलर के, लेवेंडर कलर के, बहुत खूबसूरत। अच्छा, अगर स्पेसिफिकली मैं इस टेबल की बात करूं तो मुझे ये बताएं कि इसका थीम क्या है और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इस्तेमाल हुई हैं? अच्छा, ये बेसिकली जो है वो एक बीच का जो है लैंडस्केप क्रिएट करने की कोशिश की है, जिसमें जिस तरह आप देखें स्टारफिश है और डिफरेंट वाइल्ड प्लांट्स हैं जो अक्सर बीच पे पाए जाते हैं। और जब एक वो वेव आती है और वो काफ़ी चीज़ें अपने साथ लेकर आती है और वहाँ पर फिर वो वापस जब जाती है तो काफ़ी चीज़ें वहाँ पर छोड़ के चल जाती है। तो उसका एक ओशन का, एक बीच का आप कह सकते हैं कि क्रिएट करने की कोशिश की है। अच्छा ज़मीर, अभी जिन स्टूल्स के ऊपर हम बैठे हुए हैं, मुझे इसके बारे में बताएं कि ये आइडिया कहाँ से आया, क्योंकि काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट है ये, और ये आपको ड्रम्स मिले कहाँ से? ये ऑयल बैरल्स होते हैं, इसमें काफ़ी केमिकल्स जो हैं वो इंपोर्ट होते हैं। तो ये मुझे काफ़ी अरसे से पसंद थे, मेरा दिल था इनके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करने का। तो मैंने ये इकट्ठे किए और ये जिस वक्त आए थे तो ये इस हालत में थे कि इसको देखने को भी दिल नहीं कर रहा था, उसको टच करने को दिल नहीं कर रहा था। तो मुझे वो किकी सी मिले, इसीलिए मिली कि इतने ज़ाया शुदा को, इतना मतलब बेकार को हम किसी कारामद चीज़ में तब्दील करें। ये बेसिक इसके लिए जो था ना, मैं पैशनेट था काफ़ी।
तो इसको बनाने का मकसद ये था कि ये अपने आर्ट को प्रेजेंट करना कि इतनी बेकार चीज़ जिसको देखने को भी दिल ना करे, उसको एक यूजफुल चीज़ में क्रिएट करना, दैट वाज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस। ठीक है। अच्छा, क्योंकि ज़मीर हम पाकिस्तान में रहते हैं और आप ये जो अवेयरनेस एक कैंपेन आपने स्टार्ट की है, ये भी पाकिस्तान के लोगों के लिए स्पेशली आपने स्टार्ट किया है, क्योंकि हमें पोल्यूशन का बहुत मसला है, हेल्थ इश्यूज हमें बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको लगता है कि आप साइकिलिंग के प्रोसेस से या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रोसेस से हमारे माशरे में, हमारे माहौल में कोई तब्दीली आ सकती है? जिस शहर में हम बैठे हैं लाहौर में, आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड जो है वो इसका एटमॉस्फेयर हो चुका है। उसकी रीज़न ये है कि पूरा लाहौर कमर्शलाइज हो गया है। जो जगह रहने के लिए थी वहाँ पर लोगों ने शॉप्स, कारखाने बना लिए हैं। तो ये सारी पोल्यूशन को कम करने के लिए ही बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि हम मज़ीद प्रोडक्शन ना करें, अगर प्रोडक्शन हमें बहुत ज़रूरी करनी ही है तो उसके जो वेज हैं उसको चेंज किया जाए। ठीक है जी। तो अभी अंदर बहुत कुछ है और बहुत से ऐसे इंटीरियर के प्रोडक्ट्स हैं, कुछ ऐसा फर्नीचर है जो ज़मीर ने रिसाइकिल किया है, अपसाइकिल किया है बेसिकली। तो अभी आपको चलते हैं और वो भी दिखाते हैं। इस वक्त हम ज़मीर के ऑफिस में मौजूद हैं और यहाँ पर जितना भी फर्नीचर है ये अपसाइकिल किया गया फर्नीचर है और ये तमाम तर चीज़ें वेस्ट मटेरियल से बनाई गई हैं। तो ज़मीर, सबसे पहले तो ये सोफ़ा बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है, मुझे इसके बारे में बताएं। इसमें पाइप्स भी हैं, इसमें आपने व्हील्स भी यूज़ किए हैं, तो क्या क्या मटेरियल इस्तेमाल हुआ इसमें? ये आप देख रहे हैं तो बेसिकली ये एक पैलेट है जिसमें मशीन्स आती हैं बाहर से ना, ठीक है, वुडन पैलेट, उसको हम लोगों ने पेंट करके साफ़ करके तो उसको सोफ़ा बनाया और नीचे व्हील्स लगाए हैं क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर ज़रूरत रहती है चीज़ें मूव करने की, बार बार फोटोग्राफी करनी होती है, कुछ चीज़ों का शूट करना होता है, तो हम लोग फिक्सचर्स नहीं बनाते, हम लोग इस तरह मूवेबल आइटम्स बनाते हैं। तो जिस तरह ये आप व्हील देख रहे हैं इसके नीचे लगे हुए हैं और ऊपर पैलेट यूज़ हुआ हुआ है, उसके ऊपर इंडस्ट्रियल पाइप्स यूज़ हुए हैं जो सैनिटरी में यूज़ होते हैं। ओह इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये सोफ़ा तो हो गया, लेकिन अभी एक यहाँ पर भी सोफ़ा मौजूद है, इसके बारे में मुझे बताएं, ये किस मटेरियल से बना है और कितना टाइम लगता है? आप जब एक सोफ़ा बनाते हैं उसको कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है? ये तो डिपेंड करता है कि कितना टाइम हमारे पास अवेलेबल है। जब हम लोग हमारे पास ऑर्डर्स नहीं होते तो उस वक्त हम इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो जब हमारे पास टाइम बच जाता है तो फिर हम लोग इन चीज़ों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे अभी ये आप देख रहे हैं सोफ़ा, तो इसमें ये बोरी का इस्तेमाल किया गया जो जिसमें कीनिया से जो है वो टी आती है, पत्ती आती है, तो पत्ती वाली बोरी को यूज़ करके हम लोगों ने इसको जो है एक सोफ़ा बनाया, उसकी सीट्स बनाई हैं। फिर नीचे इंडस्ट्रियल के जो है वो मेटल जो कार्ड्स होते हैं इंडस्ट्री में चीज़ को मूव यहाँ से वहाँ करने के लिए, जो नीचे मेटल हैवी ड्यूटी व्हील्स लगे होते हैं उनका इस्तेमाल किया गया। तो बस ये भी एक अपसाइक्लिंग का जो है एक नमूना है आपके सामने। अच्छा ज़मीर, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहती हूँ पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से ख़ास तौर पे कि पाकिस्तानियों का अपसाइक्लिंग को लेके और रीसाइक्लिंग को लेके क्या रुझान है? तो बहुत अप्रिसिएशन मिलती है, बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। अभी आज जहाँ हम मौजूद हैं, जैसे आप हम लोग के पास आए हैं, तो वो उसी एक अप्रिसिएशन का नतीजा है कि लोग इसको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये ट्रेंड बहुत तेज़ी से पाकिस्तान में इन हो रहा है और लोग इसको बड़ा पसंद कर रहे हैं, कैफ़ेज़ में हों या घर की चीज़ों में हों, ठीक है, और इंडस्ट्रीज़ हों, जैसे स्टूडियोज़ होते हैं, फोटोग्राफी स्टूडियोज़ होते हैं, वहाँ पर हम लोग की चीज़ें एज ए रेंट को लोग लेते हैं हमसे। ठीक है, तो जितने यूथ इस वक्त आपको देख रही है और जिनके लिए आपने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि हमने अपने पाकिस्तान को पोल्यूशन फ्री करना है, तो उनको किस तरह से आप मोटिवेट करते हैं? कोई आप कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं? जी, उसके लिए जो है अभी हम लोग स्कूल्स में ये स्टार्ट कर रहे हैं कि एक दो हमने किया भी, अभी कार्निवल था एक, उसमें बच्चों को हम लोगों ने कुछ मटेरियल्स प्रोवाइड किए कि उनको ये चीज़ें दिखाकर उनको प्रोवाइड किए मटेरियल्स कि आप इनसे कुछ चीज़ बनाएं। तो पेरेंट्स ने बड़ा अच्छा अप्रिशिएट किया हमें और बच्चों ने उसके में काफ़ी इंटरेस्ट लिया। तो यूथ को यही मैसेज है कि आप अपना जो चीज़ें आपके इर्द गिर्द जितने भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं, हर इंसान के पास तमाम चीज़ें हर वक्त अवेलेबल नहीं होती हैं, तो जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज़ किया जाए, जैसे चाहे वो टाइम है, टाइम भी एक रिसोर्स है, और फिर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके इर्द गिर्द वो समझते हैं कि इससे कुछ बनाया जा सकता है। तो ये उनको एक मोटिवेट करने के लिए ही ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं कि वो इससे मोटिवेट होकर कुछ बनाएं पाकिस्तान के लिए, कुछ ऐसा करें कि जो इन फ्यूचर जो है वो हमारे लिए जो है वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा साबित हो और हेल्पफुल साबित हो। थैंक यू सो मच ज़मीर फॉर योर टाइम। तो व्यूअर्स, ये था आज का मेरा पाकिस्तान, जहां हमने एक ऐसी टेक्निक के ऊपर बात की जिसको इस्तेमाल करके आप अपने इर्द गिर्द के माहौल को, अपने सोसाइटी को, अपने मुल्क को साफ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। इसके साथ मुझे इजाजत दीजिए, देखते रहिए एक्सप्रेसो।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। चलिए जी, अब बात करते हैं एक सफ़र की जिसे एक ख़ास मकसद के लिए किया जा रहा है। वकार अहमद मलिक हमारे हीरो हैं, एक्सप्रेसो हीरो हैं, जो कि दुनिया के 8वें अजूबे कराक्रम हाईवे पर इस वक्त अपनी साइकिल पर रिकॉर्ड बना रहे हैं। और ना सिर्फ वो रिकॉर्ड बना रहे हैं बल्कि उनकी एक कॉज है, वो प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल के खिलाफ आगाही मुहिम चलाना है। और ये एक अहम कॉज है जिसके मुतालिक अब बाज़गश्त दीगर हलकों में भी होने लगी है। कई लोग हमसे सवाल पूछने लगे हैं कि वकार साहब कहाँ पहुँचे हैं, और उनके मुतालिक बहुत से सवाल जो पूछे जाते हैं उनमें से एक सवाल ये भी होता है कि ये प्लास्टिक बैग्स के मुतालिक ही क्यों आगाही पैदा कर रहे हैं। तो जनाब, प्लास्टिक बैग्स के मुतालिक आगाही पैदा करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक बड़ा मसला है, ख़ास तौर पर हमारे शुमाली इलाका जात में, पहाड़ी इलाकों में। तो वहाँ पर अब सफ़र जारी है और इस वक्त वकार भाई हमारे साथ मौजूद हैं। वकार भाई, बहुत शुक्रिया। बताइएगा, इस वक्त आप अपना थ्रिलिंग सफ़र आपका कैसा जा रहा है और कहाँ पहुँचे हैं, कैसे पहुँचे हैं, और अपने इस दिलचस्प सफ़र की जो रुदाद है हमारे ऑडियंस को भी सुनाइएगा। एक्चुअली हम बिशाम में पहुंचे हैं और बिशाम जो है उस तक पहुंचने की मैं आपको रुदाद सुना देता हूं। हम बटाग्राम से निकले थे और उसके बाद हमने बटाग्राम से आगे तो टोटल स्लोप है, बहुत ही मज़ा आया क्योंकि आगे मोटरवे जो है वो और जो NH जो पुरानी कराक्रम हाईवे है वो मिल जाती हैं। तो उसके बाद उस मोटरवे पे आप स्लोप हो, बाईसाइकिल हो और क्या चाहिए, बहुत बहुत आला सफ़र था। लेकिन जब हम थाकोट पहुंचे हैं तो थाकोट ब्रिज के बाद एक बहुत ही बुरी चढ़ाई आई है। ये जितनी चढ़ाइयाँ हैं, ये जितनी उतराइयाँ हैं, हम गाड़ी पे जब होते हैं या मोटरसाइकिल पे होते हैं तो हम उसको रजिस्टर्ड नहीं करते उस तरह जिस तरह कि आप बाईसाइकिल पे करते हैं। तो उसके बाद हमने वो जो रजिस्टर्ड की वो बहुत ही बुरी चढ़ाई थी। उसमें ऐसी चढ़ाइयाँ थी जिसमें आपको बाईसाइकिल जो है वो पैदल ऊपर लेके जानी पड़ती है। तो फिर तकरीबन मिड में थाकोट से बिशाम के मिड में हाईएस्ट पॉइंट आता है, पिपलियाँ गांव आता है और पिपलियाँ गांव के बाद मुसलसल फिर उतराई है। हम रात गए बिशाम पहुँचे और बिशाम में हम इंडस के किनारे पे हैं, दरिया सिंध है और दरिया सिंध जो है मतलब इसकी तारीख़, इसकी खूबसूरती और जो टूरिज़म है उसमें जो कराक्रम हाईवे पूरी दुनिया में मशहूर है, उसमें हमें मालूम है कि कराक्रम हाईवे की जो ब्यूटी है, ये कराक्रम हाईवे की जो सिग्निफिकेंस है, ये कराक्रम हाईवे की जो इम्पोर्टेंस है टूरिज़म के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो थाकोट से स्टार्ट होती है। और इसकी सिर्फ एक वजह है क्योंकि थाकोट से इंडस आके आपको मिलता है और उसके बाद इंडस आपके साथ साथ, यानी सफ़र जितना आप करते हैं अप टू जगलोर तो इंडस आपके साथ साथ रहता है और फिर हर दरिया ही रहता है आगे भी जहाँ भी आप जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो बिशाम है इसकी जो सबसे एक खूबसूरत चीज़ है वो इंडस का किनारा है, दरिया सिंध है। और हम आज दूसरा दिन है तो हम यहाँ शाम को आके रेत पे बैठ जाते हैं। खूबसूरत मंजर है यहाँ पे, नो डाउट क्योंकि ये इंतहाई खूबसूरत यही साइट है जहाँ पर आप खड़े हुए हैं। अच्छा वकार साहब, ये भी बताएं कि अभी बिल्कुल शाम की क्या सूरत हाल देख रहे हैं, ख़ासतौर पर ये जो आपकी आगाही मुहिम है उसके हवाले से, प्लास्टिक बैग्स जो है उनके खिलाफ जो आपने मुहिम शुरू की है, यहाँ पर क्या सूरत हाल है? टूरिस्ट तो हर जगह का बेड़ा गर्क कर देते हैं। सूरत हाल जहाँ हम प्लास्टिक बैग्स की बात करते हैं तो ये सूरत हाल जो है ये इससे कोई शहर भी मुबर्रा नहीं है, इससे कोई जगह पाकिस्तान में आप उसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते। पूरे पाकिस्तान में एक जैसा मंजर है और वही बिशाम में भी मंजर है। हम बिशाम में जगह जगह देखते हैं वही कचरे के ढेर हैं और जब आप कचरे का ढेर देखते हैं, कूड़ा करकट देखते हैं, तो उसमें जब आप ये देखते हैं कि उसमें 80-90% वो जो स्टफ़ है या वो जो चीज़ है उसमें शॉपिंग बैग आपको नज़र आते हैं और ये हर जगह पे है। तो बिल्कुल यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि वो जो बॉटल्स हैं प्लास्टिक की या वो प्लास्टिक के जो शॉपिंग बैग, वो हमारे टूरिज़म के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है क्योंकि वो सारा मंजर जो है उसको बर्बाद कर देता है। अभी थोड़ी देर पहले अभी वो बॉटल चली गई है, इंडस में एक बॉटल तैर रही थी प्लास्टिक की और पूरा मंजर जो कि आप कहते हैं कि इंतहाई ख़ौफनाक, दरिया सिंध पे लोगों ने क्या क्या खूबसूरत लिखा, किताबें लिखी, इसकी मंजर कशी की, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो हवा हो जाती हैं जैसे ही आप प्लास्टिक की कोई चीज़ देखते हैं। और फिर जब जितने भी स्लोप्स हैं वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा प्लास्टिक, बहुत ज़्यादा शॉपिंग बैग, मतलब पूरे आप समझ सकते हैं ना कि पूरे पहाड़ जो हैं आपको नज़र आते हैं अलहदा से कचरे के, और उस कचरे में जो गालिब है वो नीला और इस तरह के कलर्स हैं जो कि हमारे यहाँ जो प्लास्टिक के जो शॉपिंग बैग्स हैं उनके कलर होते हैं। तो डेफिनेटली बिशाम में भी वही मामला है। अब यहाँ पे हमारी लोकल साफ़ियों से भी बात हुई है और लोकल कुछ ऐसे टीचर्स हैं उनसे भी बात हुई है और इस हवाले से हमारी यही बात हुई है कि इस चीज़ को कैसे किया जाए। इसमें डेफिनेटली जहाँ हुकूमती मामलात होते हैं, हुकूमती मामलात के अलावा बहुत सारी जगहों पर जो आवाम है
उसके भी कुछ फ़राइज़ हैं। तो जो हमारे यहाँ जो सोशल एक्टिविस्ट्स हैं वो उन तमाम को मुतारिक होने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हमारी जो असातिज़ा कराम हैं और जिन सहाफ़ियों से बात हुई है तो उन्होंने भी यकीन दिलाया कि वो अपनी तौर पे डेफिनेटली कोशिश करेंगे इसकी आगाही ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने के लिए। और आप इमेजिन कीजिए कि आप बिशाम से गुज़र रहे हैं और बिशाम जो है वो मुकम्मल तौर पे एक साफ़ सुथरा शहर है, खूबसूरत शहर है। तो सोचिए कि मतलब एक बिशाम जो है जिसके हवाले से जितने भी दुनिया भर के टूरिस्ट आते थे वो बड़ा लिखते थे, उसके हवाले से बड़ा खूबसूरत बिशाम का तज़किरा करते थे। तार साहब ने बहुत लिखा है कि शाम बिशाम में आती है, और कल भी उन्होंने मुझे मैसेज किया हुआ था कि बिशाम की शाम तेरे नाम। कहने का मतलब ये है कि लोगों ने बड़ी मोहब्बत की है और आप आके इतनी खूबसूरत जगहों को हम बर्बाद कर रहे हैं, इस पर यकीन अफसोस होता है। बिल्कुल बिल्कुल, असातिज़ा और तलबा ना सिर्फ इनको बल्कि लोकल्स जो वहाँ पर रहते हैं उनको भी इससे आगाही बढ़ानी चाहिए, लोगों को मना करना चाहिए अगर वो ऐसा कर रहे हैं उनके सामने। तो वकार साहब बताइएगा, इससे आगे कहाँ का इरादा है आपका? बिशाम से आगे का सफ़र क्या होगा? इससे आगे अब बिशाम से आगे हमारा जो है पटन मंजिल है। बिशाम से फौरी निकलते ही तो बड़ी बुरी चढ़ाई है और उस चढ़ाई से बदआज़मा होंगे, और उस चढ़ाई के बाद हम करते करते पटन पहुंचेंगे और पटन के बाद इस तरह दासू। और पटन जो है वो भी एक कमाल कस्बा है, तारीख़ी हवाले से भी, हिस्ट्री के हवाले से भी। और फिर वहाँ से कोहिस्तान स्टार्ट हो जाता है। अभी इस वक्त हम ज़िला शांगला में हैं और इससे थोड़ी देर आगे जो है वो कोहिस्तान स्टार्ट हो जाता है। और कोहिस्तान जो है वो पूरे का पूरा उसकी जो हिस्ट्री है, उसकी जो लैंडस्केप है, उसकी जो खूबसूरती है, उसका कोई मिसल नहीं है अगर हिस्ट्री की स्पेशली बात की जाए। स्पेशली जो पटन में जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस इस तरह के मिले हैं, तो ये आगे जितने भी है कराकोरम हाईवे, ये एक्चुअली कराकोरम हाईवे है। यानी जिसको कराकोरम हाईवे, जिसके लिए एक्चुअली दुनिया भर के जो साइकिलिस्ट आते हैं वो यहाँ से एक्चुअली एक्सपीरियंस करते हैं उस बहुत बड़े एक्सपीरियंस का, उस बहुत बड़े तजर्बे का, जब वो यहाँ से आगे निकलते हैं। और यहाँ से आगे जो कराकोरम हाईवे है ये बिल्कुल आपको वो झलकियाँ दिखाना शुरू कर देती है कि इस सड़क को दुनिया का 8वां अजूबा क्यों कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ज़बरदस्त। और वकार साहब आपका बहुत शुक्रिया, एक्सप्रेसो का मिशन लेकर आप निकले हुए हैं। ये 450 किलोमीटर की ऊंचाई और गिलगित और बिशाम ये सब पहुँच के ही जो है ना सफ़र से डर लगता है, लेकिन आप वो ट्रैवल कर रहे हैं, कॉज के साथ कर रहे हैं, साइकिल पर सफ़र कर रहे हैं और इतनी ज़्यादा आगाही आप फैला रहे हैं, उसके लिए हम आपके बड़े ज़्यादा मशकूर हैं। और इस आगाही की बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी को इस वक्त ज़रूरत है। इसके साथ हम छोटी सी ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। जनाब, अब बात होगी पाकिस्तानी बॉक्सिंग स्टार शुएब खान ज़हरी से। आपकी मुलाकात करवाएंगे। इंटरनेशनल बॉक्सिंग टाइटल उन्होंने जीता है, बीबीसी जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। ओमान में होने वाले इंटरनेशनल बॉक्सिंग टाइटल में अफगानी बॉक्सर को शिकस्त दी है। इन्होंने ये एजाज़ शुएब खान ने हासिल किया है और शुएब खान नेशनल चैंपियन भी रह चुके हैं, जबकि एशियन लाइट वेट चैंपियनशिप जीतने के साथ साथ अब तक शुएब 60 से ज़ायद मेडल्स जीत चुके हैं, मुनफरिद रिकॉर्ड बना चुके हैं। रवां साल दिसंबर में भारतीय फाइटर के साथ उनकी जो टाइटल फाइट थी वो भी शेड्यूल हो चुकी है। मजीद उनकी जो शानदार फतह है और बॉक्सिंग का ये सफ़र है, इसकी कहानी हम उन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शुएब खान ज़हरी। अस्सलाम वालेकुम शुएब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक करेंगे आपको सुनाए से रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो फाइट के बारे में बताएं, ये जो मस्कत में आपने जीती है, कैसे जज्बात हैं? टाइटल आपने अपने नाम कर लिया है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने हमें इज्जत दी, पूरे पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने इज्जत दिया। मस्कत ओमान में जो मेरा फाइट हो रहा था, मेरा जो अपोनेंट थे वो मुखालिफ जो फाइटर था अफगानिस्तान से, उसका ताल्लुक था, बहुत टफ फाइटर था। तो उसके लिए मैंने काफी ट्रेनिंग की थी, 2 मंथ मैंने हार्ड वर्क की थी। अल्लाह पाक ने हमें इज्जत दी, शुक्र अल्लाह पाक का बहुत करम है। बिल्कुल आप मेहनत करेंगे तो आपको उसका सिला तो ज़रूर मिलेगा। हम देखते हैं 60 मेडल्स हैं आपके पास, कैसे जीते आपने मेडल्स? कब से जर्नी स्टार्ट की आपने? जी तकरीबन अभी तो मेरा बॉक्सिंग में 15-16 साल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। एमेच्योर बॉक्सिंग में मैंने काफी मेडल जीते हैं, ब्रोंज मेडल, गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल, इंटरनेशनल में, पाकिस्तान में, नेशनल में। तो फिर उसके बाद मैंने प्रोफेशनल बॉक्सिंग ज्वाइन की 2022 में। तो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 6 फाइट खेले और मैं आज तक अनडिफीटेड हूं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मजीद इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए अच्छे टाइटल जीत के आऊंगा इंशाल्लाह और अच्छी अचीवमेंट बनाऊंगा इंशाल्लाह अपना। ज़बरदस्त। अच्छा ये बताएं शुएब कि आपने बताया कि कब से आपके सफ़र का यह आगाज़ हुआ और आप पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, आज जिस मुकाम पर आप पहुंचे हुए हैं। सबसे बड़ी कामयाबी आपको कौन सी लगती है? कौन सा इवेंट या कौन सा टाइटल आपका फेवरेट है? मैडम टाइटल तो मेरा फेवरेट WBC जो वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल है इंशाल्लाह, उसके मेरे एक फाइट है कि इंशाल्लाह वो भी जीत कर पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगा। मगर मेरा हर आखिरी फाइट जो मेरे लेवल चैंपियनशिप से कम नहीं होती है, क्योंकि हर आखिरी फाइट जो मतलब एक रेस की फाइट होती है और एक मुश्किल फाइट होती है। उसके जो अपोनेंट है मतलब वो हार्ड होता जाता है
जितना भी हम लोग मतलब फाइट जीते, मतलब जो कमिंग फाइट होती है वो उससे मतलब सख्त होती है। फिर जब हम लोग नेक्स्ट फाइट जीते तो अगला नेक्स्ट फाइट कमिंग फाइट होती है वो उससे भी ज्यादा सख्त होती है, क्योंकि जो हमारा अपोनेंट हमें चैलेंज करते हैं तो वो ये साबित करना चाहते हैं कि इंशाल्लाह हम लोग शहर से जीत के आएंगे, इंशाल्लाह हम लोग शहर से जीत के आएंगे। तो अल्लाह पाक वहाँ पे मतलब तो दिन वो बदल देती है। अल्लाह पाक आप जैसा और अल्लाह ताला आपको मजीद फतवात भी देता रहे, इसी तरह से आपका फतवात का सिलसिला चलता रहे और आप अनडिफीटेड रहें। अब दिसंबर में आपकी फाइट होने वाली है, आप कह रहे हैं जो अगला मुकाबला होता है हमेशा सख्त होता है, क्या तैयारी कर रहे हैं उसकी और अपने हरीफ को कैसे देख रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने ऑलरेडी कैंप ट्रेनिंग जारी रखी है अपनी, और इससे पहले भी जो अफगानिस्तान के बॉक्सर के लिए मैंने ट्रेनिंग किया था उस ट्रेनिंग का भी मुझे फायदा मिलेगा। कमिंग जो मेरा 1 मंथ बाकी है इंशाल्लाह, तकरीबन 20 डेज 25 डेज बाकी इस फाइट के लिए मेरे लिए, तो इंशाल्लाह उसमें भी मैं काफी ट्रेनिंग करूंगा, मजीद हार्ड वर्क करूंगा इंशाल्लाह। तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि मैं ये फाइट भी जीत कर अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगा। और ये टाइटल जो इंशाल्लाह यूबीओ वर्ल्ड बॉक्सिंग टाइटल है, तो इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि मैं यूबीओ वर्ल्ड बॉक्सिंग टाइटल अपने पाकिस्तान के नाम करूँ। ज़बरदस्त, इंशाल्लाह हमारी नेक तमन्नाएं भी आपके साथ ही। अच्छा शोएब, ये बताएं कि जो अगला मुकाबला है आपका वो हम उसके लिए ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए हैं कि मुकाबला जब भी रवायती हरीफ भारत के साथ होता है ना, तो वो एक तो सबकी नज़रें उस पर गड़ जाती हैं, और दूसरा ये कि उसमें फिर वो क्या कह लें कि वो मामला आ जाता है कि बस जीतना ही जीतना है चाहे जो मर्जी हो। तो आपकी क्या फीलिंग्स है? बिल्कुल, मेरा भी सेम टू यही फीलिंग है मैम के मैं इंशाल्लाह जीतने के लिए इंशाल्लाह जा रहा हूँ। तो मैंने जीतने के लिए मेहनत किया है, और जैसे कि आपने कहा कि भारत जो एक रिवायती हरीफ है तो उनके तरफ से फिर मुझे चैलेंज मिला है, तो ये मेरे लिए और भी मतलब एक खुशी की बात होगी जब मैं ये फाइट जीत जाऊंगा, क्योंकि जब चैलेंज दूसरे की तरफ से आती है, अपोनेंट की तरफ से चैलेंज आती है, तो फिर आप जब जीत जाते हैं तो 4 चांद लग जाते हैं इससे कामयाबी और इस जीतने पे। बिल्कुल बिल्कुल। और शोएब, आप जोश से तो काम लीजिएगा पर होश से भी लीजिएगा। ये रिवायती हरीफ भी उतनी तैयारी के साथ मैदान में उतरते हैं, तो ये फाइट हमें जीतनी है और दोनों तरीकों से जीतनी है। ये बताइएगा कि जैसा कि आपने कहा कि मतलब जोश से थोड़ा काम ले रहे, होश से भी आपने काम लेना है। गवर्नर साहब के साथ मेरा जब मीटिंग हुआ था तो मैंने वहाँ पे गवर्नर साहब ने मेरे लिए एक बड़ा प्रोग्राम रखा था। गवर्नर फैसल करीम कुटी साहब जो के गवर्नर है, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। तो मेरे जो बाकी स्पॉन्सर थे OGDCL और PSO का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे भरपूर सपोर्ट किया है, मुझे प्रमोट किया है। इनके अलावा जो मेरे कोचेस के हमारे साथ मतलब दुआएं और सपोर्ट है, और मेरे साथ जो ट्रेनिंग और मेहनत की कोचेस ने, कोच सलाउद्दीन बड़े, इसी तरह कोच नासिर खान ससूली और कोच दाऊद नवीनी जिसका ताल्लुक ईरान से है। माशाल्लाह मेरे साथ मतलब 3-4 कोच वर्किंग है इस फाइट के लिए। टीम की और कोचेस की आपकी दुआएं आपके साथ हैं, हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं। अच्छा शोएब, ये बताएं कि आपने कोचेस की सपोर्ट का भी जिक्र किया, फैमिली की सपोर्ट कितनी आपके साथ है, और फैमिली में सबसे ज़्यादा आपको कौन सपोर्ट करता है? क्योंकि घर वाले तो परेशान हो जाते हैं जब भी कोई मैच हो के बॉक्सिंग है, तो भाई कोई चोट वोट ना आ जाए, तो इस खेल से दूर ही रखा जाता है ज़्यादातर जब हम फैमिली में बात करें। तो आपको सबसे ज़्यादा किसकी सपोर्ट है? बिल्कुल, सबसे पहले जब मैंने बॉक्सिंग शुरू की मैम, तो बॉक्सिंग एक डेंजरस गेम है और ऐसे गेम है जिसमें मतलब पाकिस्तान में मतलब बहुत सारे इस तरह के बॉक्सर हमने अपने आंखों से देखे कि मतलब वो बिल्कुल फौत हो चुके हैं बॉक्सिंग की फाइट के दौरान। तो कहने का मतलब ये वालिद साहब ने मतलब पहले मना किया, बार बार कह रहा था, वालिद साहब को शौक ये था कि शोएब आप मतलब लिखोगे, पढ़ोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, बनोगे खराब। तो मैंने कहा वालिद साहब मोहतरम कि मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूंगा और पाकिस्तान को इंशाल्लाह मैं पूरी दुनिया में इसके परचम लहराऊंगा। तो फिर वाले साहब ने मुझे सपोर्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह, जब फैमिली का सपोर्ट ना हो तो यहाँ तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, नामुनासिब है। लाइक आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में मतलब क्रिकेट के अलावा बाकी जो स्पोर्ट्स हैं उनका स्पॉन्सर बहुत कम है। आज अगर राशिद नदीम पे स्पॉन्सर का बारिश है तो ये जीतने के बाद है, जीतने से पहले राशिद नदीम के लिए भी कोई स्पॉन्सर नहीं था। तो मैं फैसल करीम कुंडी साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ, गवर्नर के पीके का, जो इन्होंने मुझे एडवांस स्पॉन्सर किया और सपोर्ट किया मुझे। बिल्कुल, और हम भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं शोएब। इंशाल्लाह आप आपके अपकमिंग जो मैचेस हैं वो जीतेंगे और फिर से हमारा नाम रोशन करेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक पर की कसूर होया क्यों तू दूर होया, रांझे आली राच मैं भी चूर होया, गईया ने बहारा पल्ले पईया हारा, चेते करके मैं बुक बुक रोना, अगे तो मैं दिल नहीं लाना, दिल नहीं लाना, दिल नहीं लाना, अगे तो मैं दिल नहीं लाना, दिल नहीं लाना, दिल नहीं लाना। पहले कदी तू आना
ਨਾ ਰਾਤਾਂ ਸੋਣਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਸਜਾ ਤਿਤਲੀ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਚਾਦਰ ਗੁਲਾਬੀ ਕਾਲੀ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਤੇਰੇ ਯਾਰਾ ਦੇਣੀ ਮੈਂ ਵਛਾ ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੱਕੇ ਦਿਲ ਅੱਗੇ ਹਾੜਾ ਰੱਖੇ ਖਟਿਆ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਤੂੰ ਦਗਾ ਕੰਧਾਂ ਲੱਗੇ ਜਾਲੇ ਬੂਹੇ ਲੱਗੇ ਤਾਲੇ ਕਦੇ ਨਾ ਬਣਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੋਣਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ बेहतरीन बेहतरीन मुजम्मिल, थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। जैसा कि आप देखते हैं हमारे साथ इस वक्त मुजम्मिल रियाज, जो आजकल सोशल मीडिया की जीनत बने हुए हैं, काफ़ी मकबूल हो रहे हैं। आपने 3 ट्रैक्स जे तू ना मिलिया, दिल नहीं रोना, दिल नहीं लौना और सजन बिन रिलीज कर चुके हैं, जो अभी आप थोड़ी देर पहले सुन रहे थे। बहुत खूब, बड़ा खूब निभाया आपने और आपके गाने, इसकी शायरी और बड़ी जिद्दत है इसमें। कैसे शुरू किया आपने इस ट्रैक पर चलना? थैंक यू सो मच सबसे पहले तो। और दिल नहीं लाना जिन्होंने लिखा है इरफान शोह साहब, एक बहुत अच्छे राइटर हैं और भी बहुत बड़े आर्टिस्टों के साथ काम कर चुके हैं। तो ये एक्चुअली हुक लाइन मेरे जहन में आई सबसे पहले ना, दिल नहीं लाना। वो जिसे कहते नहीं कि इश्क में वो अक गया है और कह रहा है अगे तो मैं अब दिल नहीं लाना। तो आपने उस हुक लाइन के वो है या आप है? नहीं, ऑब्वियसली ये सराउंडिंग में जो चीज़ें चल रही हैं उनको मद्देनजर रखते हुए तो एक ये आइडिया मेरे जहन में क्लिक हुआ कि अगे तो मैं दिल नहीं लाना। तो इसको हमने शुरू किया, तो इरफान साहब ने इसको लिखा है बड़े अच्छे तरीके से और हमने रिकॉर्ड किया और रिसेंटली ये रिलीज़ हुआ है, तो बड़ी अप्रिसिएशन मिल रही है, बड़ा वायरल चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। अच्छा बताएं कि मुजम्मिल प्रोफेशनली म्यूज़िक ही कर रहे हैं, कुछ और भी करते हैं और साथ साथ म्यूज़िक कर रहे हैं? मैं प्रोफेशनली म्यूज़िक कर रहा हूँ और मैं साथ स्टडी कर रहा हूँ, अभी मास्टर्स करूँगा इंशाल्लाह, ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट हुई है। तो शुरू से ही म्यूज़िक में रुझान था क्योंकि घर में म्यूज़िक है। अच्छा। बेसिक्स ऑफ म्यूज़िक मैंने अपने पापा से सीखे हैं, तो इसी तरह सीख रहा हूँ, अभी चल रहा है प्रोसीजर इंशाल्लाह। और वो हमें दिखाई दे रहा है आप बड़े सॉलिड तरीके से आ रहे हैं। अच्छा, लेकिन साथ ही बताइएगा अभी कोई और रिकॉर्ड भी करवा रहे हैं, गाना इस वक्त भी जारी, किसी नए गाने की तैयारी? जी, मेरे एल्बम पे काम चल रहा है, उसमें अभी जो अगला सिंगल है वो है आई डोंट नो व्हाई। इंशाल्लाह वो भी दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपको सुनने को मिलेगा। और ये भी एल्बम के गाने ही हैं, दिल नहीं लाना भी एल्बम से ही है और सजन बिन भी। अच्छा, वैसे नॉर्मली ट्रेडिशनली हमें नज़र नहीं आती एल्बम्स और रिकॉर्ड जो हैं अब मौजूद ही नहीं है उस तरह से, तो जो भी आपका नया गाना है वो आपसे सिंपली ऑनलाइन कर दें और वो मकबूलियत तो उसकी ऑनलाइन ही पता चल जाती है। ऐसे क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अब ज़रूरत नहीं है वो लेबल्स के पास जाने की, आप अपना एक यूट्यूब चैनल बनाएं और उस पर अपने गाने पोस्ट करें। और तो आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है अब तक? दिल नहीं लाना का रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है, बहुत कॉल्स और मैसेजेस आ रही हैं, क्योंकि हमारा ये होता है कि गाना अगर चल रहा है तो उसमें हमें शोज वगैरह का ये बहुत सुन के ना आपकी तरह कई औरों ने भी नहीं लगाना दिल। इंस्पिरेशन कौन है आपकी म्यूजिक में? हाँ, म्यूजिक में एक लंबी लिस्ट है वैसे तो। मैं बहुत सुनता हूँ मेहदी हसन खान साहब को, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब को, मैडम नूर जहाँ जी हैं, उनके बाद है जिनसे मैंने सीखा है उस्ताद इजाज़ के साहब फैसलाबाद से। और एक सर्कल है मेरा जो म्यूज़िक के रिलेटेड ही है, अली अब्बास भाई हैं उनसे सीखता हूँ, और हुर अब्बास भाई हैं उनके साथ। नहीं तो आपके जो जिनकी तरफ आप देख रहे हैं वो मेरा ख्याल है कि आपको एक बेहतर ट्रैक की तरफ ही लेके जाएंगे, लेकिन अब एक ट्रैक तो हम सुन चुके हैं, एक और हम टाइम नहीं लगाएंगे बातों में, हम चाहेंगे जितना ज़्यादा हम आपसे सुन सकें। ये भी मेरा गाना है, जो तू ना मिले वो सुनाता हूँ। तेरे बाजों नहीं रहना मैं, रहना नहीं मैं तेरे बाजों, तू मिल जाए सब मिल जाए, तू मिल जाए दिल खिल जाए, तू मिल जाए मैं न रहूं, तू मिल जाए दिल की बात तुम, तू ये मेरा सहारा तेरे बिन ने गुजारा गन सुनदा नहीं सोनिया, एक पल भी न सोवा रातां नूं मैं रोवां पल पल इस अग च
सड़ा जे तू ना मैनू मिलिया ते मैं दुनिया तो की लैना जानिया जे तू ना मैनू मिलिया ते मैं दुनिया तो की लैना मैं तेरा साज बन जाऊं अगर मिल जाए दिल से दिल तेरी आवाज बन जाऊं हाँ तेरे साथ जीना है तुझे बस ये ही कहना है न तू आए नजर मुझको ना अब ये दर्द सहना है राती याद सतांदी मैनू नींद नहीं आंदी इस दिल दा मैं की करा नहीं दिल दा गुजारा जे तू कर दे इशारा जो है मेरा तेरे कर दे ना जी तू ना मैनू मिलिया ते मैं दुनिया तो की लैना जानिया जे तू ना मैनू मिलिया ते मैं दुनिया तो की लैना जबरदस्त, वेल डन मुजम्मिल। और मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ये जो गाना है, अक्सर मेरे प्रोड्यूसर कहते हैं आप दिखाई देना बहुत कहते हैं, लेकिन मुझे वाकई दिखाई दे रहा है कि आपका ये गाना किसी पंजाबी मूवी में भी आ सकता है। तो विश यू वेरी गुड लक। और आपकी आवाज़ और आपकी ट्रेनिंग वो दिखाई दे रही है। हम आपको चाहेंगे कि ना सिर्फ हम अपने प्लेटफॉर्म से एक्सप्रेसो से बल्कि दीगर प्लेटफॉर्म से भी आपको सुने। और आप देख रहे हैं कि कैसा टैलेंट है, कैसा ज़बरदस्त टैलेंट है हमारे पास। और अब जहाँ भी आप देखें पाकिस्तानी जो गुलकार हैं दुनिया में अपना नाम एक रखते हैं। और आपको पता है कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स भी पाकिस्तानी गुलकारों की वजह से मशहूर हैं। मैं नाम नहीं लूँगा तो अभी फिलहाल इसी के साथ ही जनाब हमें दीजिए इजाजत। आपसे अब मुलाकात होगी मंडे को। बेस्ट ऑफ एक्सप्रेसो देखना ना भूलिएगा। हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना ख्याल जरूर रखिएगा। स्मोक से आपने बचना है। वीकेंड पर ज्यादातर घर में ही रहिएगा। जाते जाते भी आपको ताकीद हम कर रहे हैं जनाब हमारी तरफ से। अल्लाह हाफिज।